हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे हों, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविताएं हम सभी को प्रेरित करती हैं। इन्हीं कविताओं के विचारधाराओं से ओतप्रोत व्यक्तित्व के धनी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी आज हमारे साथ हमारे इस स्पेशल एपिसोड में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। सर, आज हम आपसे प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों तरह की बातें करेंगे। तो बच्चों का पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो मीडिया से लेकर शिक्षा जगत की तरफ आपका सफ़र रहा, इसकी शुरुआत आपने कैसे की और ये पूरे सफ़र का जो अनुभव रहा वो कैसा रहा? देखिए, मीडिया में तो मैं शुरुआती दौर से ही रहा, मैं एक मीडिया कर्मी रहा, लेकिन मीडिया शिक्षा की तरफ एक रुझान हमेशा रहा है। और भले मैं मीडिया में तो 1988 से आ गया था, लेकिन लगभग 10 वर्ष के मीडिया के अनुभव के बाद मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है जब मैं अपना अनुभव आज के युवा पीढ़ी के साथ साझा करूं। तो 1998 में, क्योंकि मैं दिल्ली में ही कार्यरत था, तो भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय और बाद में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नोएडा में जो परिसर होता था, ऐसे 3 जगह मैं पढ़ाने लग गया। और मुझे खुद अंदाज़ नहीं था कि मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में इतना लोकप्रिय हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ रख के मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि विद्यार्थियों का इतना आकर्षण क्यों। अपने जगह मेरी शैली या जो भी उच्छारा हो वो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनको जो एक्चुअल फील्ड रिपोर्टर था मैं, तो जो मैं उनको अनुभव साझा करता था, जो सीखता था मैं फील्ड रिपोर्टिंग में, वो जब उनके साथ साझा करता था उनको लगता था कि ये किताबी बातों से हटके है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की वजह से लोकप्रिय बना, धीरे धीरे एक रुझान बना और बाद में मैं पत्रकारिता में ब्यूरो चीफ बना, संपादक बना। तो एक ऐसा मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का पहला एडजंक्ट प्रोफेसर भी हूँ। तो ये मैं नोएडा परिसर में एडजंक्ट प्रोफेसर था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अब संपादक भी बनने के बाद आगे वही काम को आप बाकी ज़िंदगी करेंगे, शेष ज़िंदगी। तो मैं देश विदेश सब घूम चुका था, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनके साथ मैं देश विदेश घूम चुका था। अब कुछ विशेष ऐसा कुछ सीखने के लिए बचा नहीं था। क्राइम रिपोर्टिंग से लेकर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तक मैंने सारा कुछ कर लिया था, लोकसभा, राज्यसभा। तो मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है। ऐसे समय में भारतीय जनसंचार संस्था का महानिदेशक का जो है चयन चल रहा था। मैंने आवेदन किया, शायद मेरे अनुभव के कारण ही मेरा चयन हुआ। भले वो एक प्रशासनिक कार्य रहा, लेकिन मैंने वहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं सीधे इंडस्ट्री से ही आया था और उस वक़्त मैं दूरदर्शन का वरिष्ठ सलाहकार संपादक था, तो जो रेडियो एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट है उसका पाठ्यक्रम निदेशक का दायित्व भी मैं महानिदेशक पद के साथ लिया। इससे पूर्व में कोई भी महानिदेशक ने जो है वहाँ का पाठ्यक्रम निदेशक का जिम्मेदारी नहीं लिया था, ताकि मेरा क्लासरूम से संपर्क बढ़ा रहे। मैं विद्यार्थियों के बीच में जाता था। मैंने जैसे कहा 1998 से जो शुरू हुआ, फिर आगे चलकर IIMC के बाद स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़, उसको स्थापित करने में मैं संस्थापक डीन या अधिष्ठाता था। और APJ यूनिवर्सिटी, APJ सत्या यूनिवर्सिटी, इसका मैं ऑनररी प्रोफेसर रहा। APJ इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और भोपाल के जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, दोनों जगह मैं एमिरेटस प्रोफेसर रहा। इसी सब के बीच में यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में वे लोग तलाश रहे थे एक उपयुक्त उम्मीदवार को कुलपति के नाते। मुझे पता चला, मैंने अपना आवेदन किया, चयन समिति ने जो है मेरा चयन किया और मुझे ये जिम्मेदारी मिली। क्योंकि मैं शुरुआती दौर से ही मैं माखनलाल से जुड़ा रहा, भोपाल परिसर में लगभग महीने में एक बार मेरा आना जाना रहता था एडजंक्ट प्रोफेसर के नाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस तरीके से मैं जुड़ा। जी सर। सर, आज आप माखनलाल चतुर्वेदी के रीवा परिसर में मौजूद हैं। तो सर, आपने इसका सपना कब देखा कि रीवा में भी अपना एक कैंपस हो, और रीवा में ये कैंपस हो, इस का जब आपने सपना देखा तो आपकी उम्मीदों की पराकाष्ठा पे आज ये किस हद तक खरा उतरा है? देखिए, हम लोग जब
शुरू में आए तो एक परिसर का निर्माणाधीन परिसर था और ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनकी बड़ी भूमिका रही है इसकी स्थापना में। लेकिन पिछले सरकार में ये तय किया गया था कि इस भवन की आवश्यकता नहीं है और लगभग इस आधे अधूरे भवन को, निर्माणाधीन भवन को बेचने का प्रक्रिया शुरू हो चुका था। ये फैसला, ये निर्णय लिया गया था कि इसको बेच देंगे। और मैं जब आया, कोरोना काल में ही आया मैं, और मैंने शिल्पी प्लाजा में 2 कमरे में, और मुझे आज भी याद है मैं पत्रकारों के बीच में आया और उनको बिठाने की जगह नहीं थी, ना वहाँ स्टूडियो था, कुछ भी था। तो मैंने कह दिया ऐसा परिसर चलाने का क्या मतलब है। तो उस दिन मैंने ये ठान लिया और मैं इधर आके देखा तो आधा अधूरा बना हुआ था और इसका सभागार नहीं बना था, कुछ कक्षाएं ऐसे। आज भी मेरे पास वो तस्वीर है, फोटो है, मैंने जब निरीक्षण किया, वो मैंने सोशल मीडिया में अभी परसों डाला भी था। तो बहुत दुख हुआ। मैंने तय कर लिया कि इसको तो पूर्ण करूंगा मैं अपने कार्यकाल में, और तब से लेकर मैंने 3 चक्कर लगाए। लगभग हर 7-8 महीने में 1 चक्कर मेरा लग जाता था। लगातार भोपाल में बैठकर मैं इसकी प्रगति का समीक्षा करता रहता था, चर्चाएं करते रहता। आज जब मैं देखता हूं तो एक सपना साकार होने जैसा है। मेरे कार्यकाल में विश्वविद्यालय का 3 परिसर, वहां भी कमोवेश यही स्थिति थी। बस यही है कि उसको बेचने का फैसला नहीं हुआ था, बाकी आधा अधूरा भवन था वहाँ। भोपाल का भी भवन का पूरा संपन्न हुआ और उसका लोकार्पण हमने देश के उपराष्ट्रपति और हमारे विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से हमने करवाया। 5 दिन के अंदर ही 15 सितंबर को उसका लोकार्पण हुआ था और 20 सितंबर को हम, यानी कल, हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। और उससे पूर्व 6 महीने पहले हमने माननीय गृह मंत्री प्रदेश के श्री नरोत्तम मिश्र जी से दतिया परिसर का उद्घाटन किया। दतिया परिसर हमारा अपना भवन नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का पुराना भवन है, लेकिन पहले हम शहर के बाहर एक गांव में एक भवन से हम लोग संचालित थे, लेकिन अब दतिया शहर के बीच में हमने उसको रेनोवेट करके उसका भी हमने लोकार्पण करवाया है। ये तीसरा परिसर है। अगर मेरा IIMC का और यहाँ का कार्यकाल देखेंगे तो ये 6ठा परिसर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस ऐतिहासिक क्षण का गिलहरी की तरह, जैसे राम सेतु के निर्माण में भूमिका रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो कई सुविधाएं मैं देख रहा था, स्टूडियो वगैरह, अब जो कल विधिवत इसका उद्घाटन हो रहा है, ऐसे स्टूडियो तो भोपाल में भी नहीं है। उतना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लग रहा है, यहाँ बहुत कुछ बन रहा है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, विशेषकर रीवा के मेरे विद्यार्थियों को, कि आपको जो सुविधा मिल रहा है इस वक्त भोपाल में भी ये सुविधाएं अभी नहीं है। उनके पास भी अभी भी नए मशीन आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी स्थापित हो चुका है और आप उनसे पीछे नहीं। उनका तो जनवरी में ही उनका शिफ्टिंग हुआ, अब तो 1-1.5 साल से आप लोग यहाँ से संचालित। 5 दिन के अंदर ही जो है इसका भी लोकार्पण हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब आपका सपना पूरा होता है। जिस चीज़ को आपने आधा अधूरा देखा उसको आज पूर्ण रूप में देखते हैं, भव्य रूप में देखते हैं। आज पूरे देश में चर्चा है इस भवन को लेकर। इतना खूबसूरत एक परिसर बना है, तो मैं समझता हूँ विंध्य के लिए ये गर्व का विषय है और विश्वविद्यालय के लिए तो है ही है। सर, लोकार्पण के बाद जो रीवा कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या क्या स्पेशल सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करा रही है? देखिए, मैंने जैसे कहा स्टूडियो है, और जल्दी ही हमने जैसे 15 अगस्त को भोपाल में हमने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो क्रमवीर की स्थापना की है। रेडियो के भी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बस उनसे लाइसेंस प्राप्त करना है और रेडियो स्टेशन हमको स्थापित करना है, तो वो भी स्थापित हो जाएगा रेडियो क्रमवीर। और इसके बाद हमने एक कन्या छात्रावास, क्योंकि हमारी जो विद्यार्थी हैं वो न सिर्फ रीवा से लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों से और देश के अन्य हिस्सों से, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से, तो उनको रहने की जो है सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए है, लेकिन अभिभावक ज़्यादा चिंतित रहते हैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर, इसलिए कन्या छात्रावास प्राथमिकता से हमारे यहाँ बनेगा। गेस्ट हाउस ऑलरेडी बन चुका है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि अब हमने आज ही निर्णय लिया और पहली बार आपके माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अगले महीने से ही भोपाल परिसर के जो अध्यापक हैं वो इधर आएंगे, यहाँ वो लोग भी पढ़ाना शुरू करेंगे। अब गेस्ट हाउस भी तैयार हो गया है, तो उनके रहने की व्यवस्था भी हो गई है। तो इस तरह नई नई योजनाएं बन रही है। सर, आने वाले समय में भोपाल कैंपस के तर्ज पर क्या और नए कोर्सेज हमें रीवा कैंपस में भी देखने को मिल सकते हैं? अगर उसके लिए मांग है, देखिए हमने तो यहाँ ग्रामीण पत्रकारिता तो भोपाल को नहीं दिया था यही, लेकिन सवाल ये है कि देखिए कोर्स शुरू करने से काम नहीं होगा, उसके में प्रवेश मिलना जरूरी है। अगर प्रवेश मिलता है तो बिल्कुल, क्यों नहीं, हम लोग उत्सुक है। मैंने जैसे कल भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि ये स्वायत्त बने, ये कैंपस, ये परिसर,
अब तो इसका सभागार भी, एक कारण इसका उद्घाटन में विलंब होने का कारण यही था कि हम बार बार इसी बात को लेकर जिद कर रहे थे कि भाई हम अपने कार्यक्रम उद्घाटन जो है हम अपने सभागार में ही करेंगे, और उसी के चलते अब ये हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। तो अब दूसरे चरण में और भी सुविधाएं हम देने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों को। सर, बच्चों के मन में सर जॉब सिक्योरिटी को लेकर एक हमेशा से बड़ा सवाल रहा है। तो सर, जो रीवा कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भोपाल कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जाना पड़ता है, तो रीवा कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए अब आने वाले समय में प्लेसमेंट्स की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक परिसर बनने से इसकी एक अलग पहचान बन गई है, और बाकी हमने भी प्रयास किया, यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम किया, दैनिक भास्कर के साथ हमने कार्यशाला आयोजित की। अब इसके बारे में व्यापक चर्चा है और आपके जैसे चैनलों के माध्यम से और चर्चा होगी। जब इस क्षेत्र के जो मीडिया हाउसेस हैं उनको पता चलेगा कि यहाँ भी विद्यार्थी उपलब्ध है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भरोसा है कि वो लोग इधर आएंगे। और यहाँ के विद्यार्थियों ने अव्वल दर्जा जो है, मैं कहूँगा कि अव्वल नंबर प्राप्त किया है बाकी विद्यार्थियों के तुलना में। तो जब वो देखेंगे कि यहाँ के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण, यहाँ के विद्यार्थियों का जो शिक्षण है वो भोपाल से कम नहीं है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसकी जानकारी, इसमें जागरूकता बढ़ेगी, और भी जो कंपनियां हैं, अखबार है, न्यूज़ चैनल है, वो रीवा में विद्यार्थियों को प्लेसमेंट करने के लिए स्वयं ही आएंगे, ये मुझे भरोसा है। तब तक हम लोग लगातार अपने ग्रुप्स में डालते रहते हैं जब भी कोई वैकेंसी आती है, और प्लेसमेंट जो है मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस परिसर से भी होगा। सर, पत्रकारिता जगत में आजकल पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज विश्वसनीयता का है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के चलते मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक कंटेंट के चलते लोगों का समाचारों पर वो भरोसा नहीं रहा। ये समाचारों पर भरोसा, चैनलों पर, यूट्यूब पर, ऑनलाइन पर भरोसा स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। आज भी लोगों का एक भरोसा है, थोड़ा बहुत भरोसा है, तो वो अखबारों पर है, समाचार पत्रों पर है। बाकी लगता है कि इसमें बहुत सारी गलत सूचनाएं, अफवाहें परोसी जाती है, फेक कंटेंट परोसी जाती है। तो इसलिए फैक्ट चेकिंग ज़रूरी है। हमको विशेषकर जो मीडिया कर्मी हैं, हमको मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, सामूहिक और व्यक्तिगत। हम अपनी विश्वसनीयता को बना के रखें। हम अपने जो भी समाचार हम प्रेषित कर रहे हैं उसका तथ्यों का पूरा जांच होना चाहिए, ताकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मन मर्जी, मनगढ़ंत बातें दिखा रहे हैं। तो तभी जाके विश्वसनीयता बनेगी। विश्वसनीयता बन गई तब लोग हम पर निवेश भी करेंगे, लोग विज्ञापन भी देंगे, और हम लोग जो है सफल भी हो पाएंगे। लेकिन वो विश्वसनीयता बनाए रखना आज के तारीख में सबसे चुनौती मैं मानता हूँ। सर, डिजिटल जर्नलिज्म के आने से मीडिया पे कितना प्रभाव पड़ा है, या फिर मीडिया जो है वो किस हद तक उसमें परिवर्तन आए हैं? बहुत परिवर्तन आए हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जैसे इतिहास को आप बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी एडी, BC और AD में आप लोग परिभाषित करते हैं, वैसे ही मीडिया को मैं BG और AG, बिफोर गूगल और आफ्टर गूगल, मैं ऐसे परिभाषित करता हूँ। हम लोग बिफोर गूगल के लोग हैं। आज बहुत कुछ बदल गया है। आज बहुत युवा पीढ़ी खासकर अखबार नहीं पढ़ती है, वो ऑनलाइन, वो स्मार्टफोन के माध्यम से समाचार पढ़ रहे हैं। तो समाचारों का फॉर्मेट बदल गया है। जहाँ बहुत लंबे समाचार होते थे, आज वीडियोस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है, महत्व मिला है। समाचार इन शॉर्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। समाचार, क्योंकि लोगों के पास समय की किल्लत है। जो पहले अटेंशन स्पैन कई मिनटों में होता था, आज जो अटेंशन स्पैन है, ये वैज्ञानिक स्तर पर ये जो स्थापित हो चुका है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। लोग अपने उंगली से जब स्मार्टफोन चलाते हैं, उनको रोकने के लिए वाकई बहुत ही ताकतवर कंटेंट की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो विद्यार्थी वो इस चुनौती के लिए तैयार होंगे, और अच्छा कंटेंट क्या है, बहुत ज़्यादा जोर टेक्नोलॉजी पर आ जा रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंटेंट पे जोर जाना ज़रूरी है। अगर आपके पास सब कुछ है, स्मार्टफोन है, एनिमेशन है, कॉमिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके कंटेंट में दम नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो विफलता है। कंटेंट में दम होना बहुत ज़रूरी है।
सर फ्यूचर में जर्नलिज्म को लेकर आपका विजन क्या है? मैं तो समझता हूँ कि देखिए, जर्नलिज्म आने वाले दिनों में कस्टमाइज्ड कंटेंट की तरफ जा रहा है, यानी कि जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। पहले क्या होता था, मुझे अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड खबर पढ़नी है तो मुझे अखबार खरीदना है और स्पोर्ट्स का पन्ने में जाना पड़ता है, या कोई और ऑटोमोबाइल्स के बारे में पढ़ना है तो फिर ऑटोमोबाइल मैगजीन मुझे खरीदनी पड़ेगी। इस तरीके से हर जो विषय को लेकर मेरा मानना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से आज जो है आपको पता है कि आपके रीडर है, आपका पाठक है, आपका दर्शक है, आपका श्रोता है, वो क्या सुनना, देखना और पढ़ना चाहता है वो आप AI से आप समझ लेते हैं और उसके हिसाब से अब कस्टमाइज्ड कंटेंट विदेशों में कई समाचार पत्र अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को प्रदान कर रहे हैं। तो जो कस्टमर चाहता है उस हिसाब से जो है कस्टमाइज कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल तो भविष्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत का जहां तक सवाल है, मेरा ये मानना है कि अभी भी समाचार पत्र कई और वर्ष चलेंगे। इतना जल्दी जैसे पश्चिम में बंद हो गया है वैसे समाचार पत्र नहीं बंद होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रॉकेट और बैलगाड़ी दोनों साथ चलती है। ये हमारे भारतवर्ष का एक विशेष, समाचार पत्र के अपने प्लस पॉइंट्स प्रकाशित हो जाता है, लेकिन उसमें वो विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा जो है मैं मानता हूँ महत्व है। दोनों ही साथ चलेंगे, लेकिन भविष्य डिजिटल है, स्टोरी टेलिंग है। कितना अच्छा कहानीकार हो, कथाकार हो, आप अपने बातों को, यानी कि मिथक या झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अपनी बात को एक स्टोरी के माध्यम से आप किस तरीके से पावरफुली बता सकते हैं, इस पर काफी हद तक निर्भर करेगा आपके पास कितने दर्शक होंगे। बाकी टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर सदुपयोग होगा, AI हो। फैक्ट चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब विश्वसनीयता का जमाना आ गया है। तो जो तथ्यों के आधार पर नहीं चलेगा वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। सनसनीखेज तो कर पाएगा शुरुआत में, लेकिन बाद में जो है लोगों को जब सच्चाई पता चलेगी तो लोग पढ़ लिख गए, शिक्षित हो रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता है, तो अब आप सिर्फ झूठ नहीं फैला सकते हैं बहुत ज़्यादा। फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो यही सब मुख्य रूप से मीडिया के सामने जो विषय है यही। सर ये आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि आप स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपने एक कर दिया, ये कैंपस बन गया, तो अब आप छात्रों से क्या उम्मीद करते हैं, या फिर आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे जो मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए आपका क्या सुझाव है? नहीं, मेरा तो यही है कि भाई ये आपका अपना परिसर है, इसको बनाए रखना है, इसके जो गरिमा को बना के रखना है, इसकी स्वच्छता को बना के रखना है, इसके रखरखाव को बना के रखना है। नहीं तो ये किसी भी सरकारी बिल्डिंग की तरह ये बहुत खराब हो जाएगा जल्दी ही। आपको ही गर्व है इस परिसर को लेके। देखिए, मैं तो एक सीमित कार्यकाल के लिए आया हूँ, मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा आगे। मैं IMC का DG था, UPS का डीन था, अब यहाँ आ गया हूँ, आगे पता नहीं कहाँ किस्मत ले जाएगी। लेकिन आपका ये परिसर ताउम्र रहेगा, आप हमेशा MCU रीवा के विद्यार्थी रहेंगे। तो इसके गरिमा को बना के रखना, इसके जो स्वच्छता, इसकी खूबसूरती को बनाए रखना, ये आपका दायित्व है। अपने व्यक्तिगत स्तर पर एक अच्छे पत्रकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। उसमें मैं यही कहूँगा, अच्छी तरह अध्ययन करिए, हर विषय का अपना होमवर्क करिए, शोध करिए, उसके बाद ही किसी विषय को लेकर आप चर्चा करें, आप विषय विश्लेषण करें। कहीं सुनी बातों पर और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के आधार पर ना करें। फैक्ट चेकिंग हमेशा करें, तथ्यों का जांच करके ही आप चाहे ट्वीट करें या सोशल मीडिया में आप जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। मल्टीटास्कर बने, सिर्फ लिखने का ही नहीं, बोलने का, सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग का, इन सब का भी जो है आपके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए। आगे चलकर विश्वविद्यालय, परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम ऊंचा करे। आपको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। सर बस एंड में एक सेशन है, रैपिड फायर सेशन। जो बच्चे हैं वो अपने वाइस चांसलर की कुछ पसंदीदा चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर हम एक लाइन में सवाल करेंगे और एक शब्द में हमें जवाब चाहिए। सर की फेवरेट किताब? फेवरेट किताब जी, भगवद गीता। आपकी फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी, बहुत सारे मूवीज़ में मैंने देखे हैं और लगातार देखता रहता हूँ। तो हर जॉनरे में मूवीज़ रखे हैं, लेकिन एक फिल्म की अगर बात करेंगे तो दंगल मेरे फेवरेट मूवीज़ में था, को मैंने बहुत पसंद किया। फेवरेट खाना? फेवरेट खाना तो मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं स्थानीय खाना जरूर मैं हर जगह मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ भी मैंने जो है टमाटर की जो आपकी चाट बनती है वो मैंने जमा के देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बघेली भोजन जो है यहाँ महाराज साहब मुझे मेज़बानी करते हैं, मुझे उनके राजविलास में खाने का अवसर मिला है, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। लेकिन हाँ, वैसे मैं अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मुझे जो है फेवरेट के रूप में हेल्दी खाना प्रेफर करता हूँ, स्टीम्ड खाना जिसमें तेल की कमी हो और उस तरीके से तो मैं प्रेफर करता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि
आपकी यादगार रिपोर्टिंग। हाँ मैं बहुत बहुत रिपोर्टिंग पूरे देश विदेश में किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेपाल में जो शाही हत्याकांड हुआ और वहाँ मैं कई महीनों तक काठमांडू में रहा और मैंने वहाँ के पूरा जो परिवर्तन मैंने जो देखा वो एक यादगार मेरा रहा। और भी बहुत सारे रहे, लेकिन ये यादगार रहा। कई महीनों तक मैं वहीं काठमांडू में रहा। बाकी ऐतिहासिक रिपोर्टिंग में तो मैंने जो लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो पाकिस्तान यात्रा है उसको मैंने कवर किया था, और कराची में जो पाकिस्तान के जो संस्थापक कैद आज़म जिन्ना के मज़ार पे उन्होंने जो बयान दिया या बयान लिखा, उसके वजह से भारतीय राजनीति में ही बहुत बड़ा दूरगामी असर पड़ा। वो रिपोर्टिंग भी मैंने किया था। ऐसे कुछ ऐतिहासिक रिपोर्टिंग मुझे करने का दक्षिण अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से, कश्मीर से, आतंकवाद जब चरम पर था तब रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला है। तो ये थे हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया और मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए रीवा में और आने वाले समय में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या सुविधाएं माखनलाल कैंपस उन्हें उपलब्ध कराएगा, इस बारे में उन्होंने हमसे जानकारी साझा की। और बच्चों को किस तरीके से मीडिया में अपना कैरियर बनाना है, इस पर भी उन्होंने हमारे साथ विस्तार में बातचीत की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार यूं ही हमारे साथ बने रहिए। मैं साक्षी त्रिपाठी, हिंदुस्तान 24 के साथ। धन्यवाद।